हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या आप दूसरी हेडिंग भी लगा सकते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों सेम चीज़ है और हम दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें यह सीखना है कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। सरफेस पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी होगी बच्चों, वो होती है G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है कैसे इस स्मॉल जी की वैल्यू सरफेस से वेरी करती है। अगर आप सरफेस से दूर जा रहे हो अर्थ के, या अर्थ के सरफेस से छेद करके उसके अंदर गड्ढा करके उसके अंदर आ रहे हो, तो कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये वेरी कर रही है। ये सारी बातें आज के लेक्चर में सीखनी है। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हमारा अर्थ है। अर्थ क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड स्फीयर, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरह भाई अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। सारी बातें सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे हम मान लेते हैं हमारा सॉलिड स्फीयर जिसको हम अर्थ बोल रहे हैं, उसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और इस अर्थ के सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई एक छोटा सा मास रखा है स्मॉल m। ठीक, अगर मैं पूछूं इस स्मॉल m पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रही होगी ड्यू टू दिस अर्थ। आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। आपको एक लाइन तो पता होगी, अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टूवर्ड इटसेल्फ विथ अ फोर्स, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बच्चों, तो ये लाइन पहले लिखिए, क्या, अर्थ अट्रैक्ट बॉडी विथ अ फोर्स, और उसी फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। बोलिए बच्चों, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को, नोट करिएगा, ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, उसी फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वेट, यानी कि W भी बोल सकते हैं, और वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स F भी बोल सकते हैं। हाँ या ना। और उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, बहुत बचपन में आपने पढ़ा होगा, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये बात पता है कि नहीं पता है? अरे भाई पता होगी, इतना भी आप बेवकूफ़ नहीं हो। क्लियर। अच्छा, तो होगा क्या, ये अर्थ इस मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, कितना, mg। क्या लगाएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, समझ गए। नोट करिएगा, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहला लेक्चर। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते थे, F इक्वल्स टू G, प्रोडक्ट ऑफ मास होता था। यहां पे दो मास है, एक कैपिटल M एक स्मॉल m, दोनों का प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, कर दिए। कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस मास के सेंटर से और इस मास के सेंटर से डिस्टेंस कितना माना है मैंने, स्मॉल m बच्चों। क्लियर। डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर, पक्का, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जरा यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, Gmm अपॉन r स्क्वायर, और वही किसके बराबर है, mg के बराबर है। ध्यान से देखिए, तो यहां से हम कह सकते हैं f की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए F इक्वल्स टू mg, तो यहां पे mg पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, आप यहां से कह सकते हो, बोलिए बच्चों, Gmm अपॉन r का स्क्वायर इक्वल्स टू F यानी कि mg। क्लियर। स्मॉल m बॉडी का मास कट गया। क्लियर।
अच्छा, यहाँ से आप g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगी ध्यान से देखिए। स्मॉल g की वैल्यू यहाँ से आप कह सकते हैं कितनी आएगी, g कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ से हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ चुकी है। इस फॉर्मूले को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डराइव किया था। बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? एक और तरीका है डराइव करने का इस वैल्यू को। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए ध्यान से देखिए। अरे बच्चे, आपसे मैं पूछूं भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? आपने पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास, जिस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, जिस पॉइंट पे, जिस पे आपने मास स्मॉल m माना है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास वही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब इस स्मॉल m पे फोर्स क्या लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कैसे निकालते हैं आपको पता है। कैपिटल F की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलिए। अरे देखिए यहाँ पे F की वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए, जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, अपॉन में m है, एक m यहाँ भी रख दीजिए, m से m मर जाएगा। यहाँ पे देखिए g की वैल्यू कितनी आ गई, g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, फील आना चाहिए, बस दिल में प्यार होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बोलिए। इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो मैंने पहले भी सिखाया था। चलिए, आज आपने कुछ नया सीखा। बोलिए बच्चों, क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम अर्थ। क्लियर? अच्छा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक स्पेशल पॉइंट, अगर आपका मास यहां पे रखा है, आपका मास इसके सरफेस पे कहीं रखा है। बोलिए, अगर आपका मास इस पॉइंट के ऊपर रखा होता, सरफेस के ऊपर रखा होता, यहां पे आपका मास होता कोई, तो हम क्या करते? अगर हम बात करें सरफेस वाले पॉइंट के लिए, सरफेस वाले पॉइंट के लिए नोट करिएगा भाई, पहले आपने मास को इस अर्थ के सरफेस से नहीं, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कहीं दूर रखा था। आप स्मॉल r की वैल्यू कम करते करते करते, डिस्टेंस कम करते करते इसको सरफेस पे ले आए। कहां ले आए? सरफेस पे ले आए हो। अच्छा, जब आप सरफेस पे ले आओगे, जब आप सरफेस पे ले आओगे तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा आपका स्मॉल r। और उस केस में आपको पता है, सरफेस वाले केस में स्मॉल r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी। क्लियर? किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी, जिसको हम RE लिख देते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, RE लिख देते हैं। बोलिए बच्चों, हम यहां पे अर्थ के लिए क्या लिखते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ को ME लिख देते हैं। क्लियर? सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? आपने देखी थी 9.8। ये कहां से आई? इसको डराइव करते हैं, प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, जी एम अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्या यहां पे हम लिख सकते हैं? बोलिए, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G। फिर यहां पे मास है, किसका मास रखोगे? भाई आप अर्थ की बात कर रहे हो तो ME लिख दो यहां पे फॉर्मूले में, तो हो जाएगा ME, ठीक, अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हमने माना है। यहां देखिए, r की जगह आप RE मान लो, अच्छा लगेगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे RE का स्क्वायर, ये हो गया। क्या इसमें अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। पक्का? अच्छा, यहां से आप स्मॉल g की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आपको यहां पे g की वैल्यू पता है, बोलिए g की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है g की वैल्यू? बताइए। ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। r की वैल्यू RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, मीटर में, किसमें? मीटर में कितना होता है? वो होता है
4 इंटू 10⁶ मीटर, ये याद कर लीजिए, नहीं याद है तो ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ हो गया मीटर में। इसी तरह मैं पूछूं मास ऑफ अर्थ कितना होता है, वो होता है बच्चे 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, सब कुछ SI यूनिट में रखना है। क्लियर। अब यहां पे पुट कर दीजिए सारे वैल्यूज को, अपने आप जी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैपिटल जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ME मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। RE की वैल्यू कितनी है बोलिए 6.4 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर करना है। अब नोट करिएगा, अब मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, काट वाट के दिखाऊं, सीधे बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, इतना तो होशियार हो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ से जो जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अप्रॉक्स कितनी आएगी बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, जिसको आप कई बार 10 भी कंसीडर करते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अच्छा बोलिए, पक्का समझ गए। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भाई हम जी को क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब से बोलने लगे। अरे यूनिट देखो क्या, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन की यूनिट है, तो भैया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो बोल सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा तो ये हो गई सरफेस वाली कहानी। क्या, सरफेस वाली कहानी। अगर आपका कोई मास इसके सरफेस पे रखा है तो उस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड लगेगी। क्लियर बोलिए। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देखते हैं कैसे वेरी कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप यहां पे देखोगे स्मॉल जी की वैल्यू किसके बराबर है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्यों, जरा ध्यान से देखिए, अगर डिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप इस अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, कहीं दूर जाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर से दूर जाओगे, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या कह लो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। क्लियर। अच्छा सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नोट करिएगा, सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या मिलता है बच्चों, मैक्सिमम मिलता है। क्लियर, नोट करिएगा, यही वो कंडीशन है जब आपका मास सरफेस पे कहीं रखा है तो उस केस में जी आपको मैक्सिमम मिलेगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर, पक्का। अब चलिए सरफेस की बात हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमें इस सरफेस के मान लीजिए h हाइट पे रखी है, ये उस टर्म में लाना है। हमने अभी डिस्टेंस कहां से लिया था, इसके अर्थ के सेंटर से लिया था, स्मॉल आर। ठीक है, अभी हमें यहां पे मान लीजिए h हाइट पे रखा हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आता ना कि आपका कोई मास अर्थ सरफेस से h हाइट पे रखा है, तो उस टर्म में भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। या ये भी बोल सकता है आपसे क्वेश्चन में कि भाई आपका मास इस अर्थ को छेद करके अंदर गड्ढा कर दिया गया है, डीप h हाइट नीचे चले गए हैं, उस केस में भी हमको एक फॉर्मूला डराइव करना पड़ेगा। क्वेश्चन वहां से बन सकता है टू द पॉइंट। आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है, ये फॉर्मूला अर्थ के सरफेस वाला याद करना है प्यारे बच्चों। क्लियर, GME/RE का स्क्वायर। क्लियर, बोलिए बच्चों, पक्का समझ गए। साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इस अर्थ के सरफेस से। अब तक हमने देखा था कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और हमारा वो मास
जो इस अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस होता था, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में हमको सरफेस से हाइट गिवन है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे वैल्यू गिवन है, एक मास रखा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वो फॉर्मूला डराइव करते हैं। आइए ध्यान से देखिए। मान लेते हैं इस अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्मॉल m मास रखा है, ठीक है, और इस अर्थ के सरफेस से मान लेते हैं ये कितनी हाइट पे रखा है, स्मॉल h हाइट पे रखा है। क्लियर? अच्छा, देखिए अगर ये मास सरफेस पे रखा होता, मान लीजिए h हाइट पे नहीं रखा है, मान लीजिए कहीं सरफेस पे रखा है, बोलिए ये स्मॉल m मास यहाँ पे कहीं सरफेस पे रखा होता, उसके लिए h की वैल्यू 0 होती, सरफेस पे चिपका के रख दिए। तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो याद करिएगा बच्चों। क्या था? सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या होता है, बोलिए स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन आर ई का स्क्वायर बच्चों, ये होता है। और यहाँ पे आपने मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जब रखी थी, g यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखी थी, तो हमारी स्मॉल g की वैल्यू क्या आई थी, बोलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। इस फॉर्मूले को याद करिए पहले तो, ठीक है, बता दिया मैंने। और यही सरफेस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू थी। क्लियर? अच्छा, अब नोट करिएगा, ये सरफेस पे नहीं रखा है, जब तक ये मास सरफेस पे रखा है उस समय इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या कह लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा होगा। कितना? g लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू 9.8 है। क्लियर? अच्छा, अब हमने इसको अर्थ सरफेस से मान लेते हैं h हाइट पे प्लेस कर दिया है, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ r, नहीं h के टर्म में। क्या? h के टर्म में। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, देखिए बच्चों, जब ये अर्थ से ऊपर रखा है तो उस समय इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g नहीं लग रही होगी। मान लेते हैं इस समय इस मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g डैश लग रही है। अगर इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g डैश लग रही है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg डैश, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, तो हम कह सकते हैं उस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कितना, mg डैश, और यही mg डैश ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, बोलिए किसके बराबर होगा? g m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़े नहीं थे? दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, ये अर्थ इस मास को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, GMM, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, दोनों का प्रोडक्ट किए, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है स्मॉल r, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से देखिए आप कह सकते हो क्या, m की वैल्यू कट जाएगी, यहां से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां से आप कहोगे आपकी जो g डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, g कैपिटल M अपॉन कितना है, r स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर? समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी तक। अच्छा, अब देखिए, व्हेन वी गो अबव द अर्थ सरफेस, जब हम इस अर्थ सरफेस के अबव जा रहे हैं, h हाइट, उसके लिए केस देखते हैं। h के टर्म में लाना है हमें, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू को हटा के एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप करना है जिसमें h आए, h के टर्म में ये फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन में अर्थ के सरफेस से कह रहा हो, h हाइट पे रखा है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला डराइव करना पड़ेगा। आइए वो फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो यहां पे लिखिए एक लाइन, व्हेन वी गो अबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अबव जाते हैं। तो भाई अर्थ सरफेस के अबव जा रहे हो, अबव जाओगे तो बच्चों देखिए r की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो g डैश की वैल्यू कम होती जाएगी।
कम होती जाएगी तो हम कह सकते हैं क्या उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी जी डैश की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर, पक्का। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमें अर्थ का कॉन्सेप्ट लगाना है। मास क्या है हमारा, बोलिए, ये सॉलिड स्फीयर जो दिख रहा है वो अर्थ है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या कह सकते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं जी डैश कितना हो जाएगा, जी एम। अब जरा ध्यान से देखिए, मास किसका रखोगे, हम एक किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम यहां पे एम ना लिख करके एम ई लिख देते हैं। क्लियर हो रही बातें, कंफ्यूज मत होइएगा, अर्थ के मास की बात कर रहे हैं तो इसलिए लिख लिए एम ई। क्लियर, अच्छा, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भाई, आर क्या है, डिस्टेंस कहां से, इस अर्थ के सेंटर से और इस मास के सेंटर से कितना है, स्मॉल आर। ये किसके बराबर होगा, जरा ध्यान से देखिए, इतनी हाइट कितनी है, एच है, ये डिस्टेंस कितना होगा जरा बताइए, ये क्या होगा, ये होगा आर ई। अरे रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये हो गया आर ई प्लस एच ही तो आर होगा, स्मॉल आर। बोलिए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, आर ई प्लस स्मॉल एच। इस स्मॉल आर की वैल्यू टोटल कितनी होगी, एच प्लस आर ई। क्लियर, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दीजिए जो निकाली है आपने, कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच, उसका स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। क्लियर, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या करें, जी एम ई, इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां से हम जी एम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आर ई का स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल जी एम ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी इंटू आर ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जी इंटू आर ई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। यहां पे हम जी एम ई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, जी आर ई स्क्वायर। क्या पुट करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में क्या था, ये था आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये है। क्लियर, अच्छा, अगर हम चाहें तो इस आर ई स्क्वायर को नीचे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में डिवाइड करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जी डैश होगा क्या होगा, जी अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक, अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। बोलिए, अरे इस आर ई का स्क्वायर को नीचे भेज दिए इसके पास, देखिए भेज दिया। अरे भाई बात तो वही, होल स्क्वायर लग गया। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, देखिए, बोलिए, जब इस पे स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर, ये नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा, यही तो बन जाएगा। कोई चेंज नहीं किए हैं, चीज़ें वही हैं, बस रिप्रेजेंट अलग तरीके से किए। अच्छा, अब जरा यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखिए आर ई अपॉन आर ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे नीचे देखिए, जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई, तो कितना डिवाइड किए, 1 आया। एच अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, ये आ गया। तो देखिए जी डैश का फॉर्मूला क्या आया है, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और भैया होल स्क्वायर तो लगा था, ये भी लगाओ जरा। क्लियर, पक्की बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए। यहां से आप कह सकते हो जो जी डैश का फॉर्मूला आया है वो कितना आया है, बोलिए बच्चों, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूले को सबसे पहले ईमानदारी से जरा नोट करिए, क्या नोट करिए, बोलिए, हो गया नोट, हो गया, पहले नोट करिए। चलिए मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा दें, चलिए। चलिए देखिए,
ये जो फॉर्मूला आपने लाया है जी डैश, अर्थ सरफेस से जब आप h हाइट पे कोई मास रखे हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी डैश लग रही होगी। कैसे निकालेंगे? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? जरा ध्यान से देखिए, जी डैश इज इक्वल्स टू जी अपॉन में क्या है, देखिए 1 प्लस एच अपॉन आर ई पे होल स्क्वायर है बच्चों। इसको आप क्या करिए, नीचे से ऊपर भेज दीजिए, पावर चेंज कर दीजिए, साइन, पावर का साइन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। इस फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा बच्चों, ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपका जो मास है इस अर्थ सरफेस से बहुत दूर रखा है, h हाइट पे बहुत कहीं दूर रखा है। क्लियर? अच्छा, एक स्पेशल केस होता है। क्या? एक स्पेशल केस होता है, नोट करिएगा वो स्पेशल केस बच्चों। क्या क्या होता है स्पेशल केस? अगर आपके जो हाइट की वैल्यू है, बोलिए, हम कह सकते हैं इफ h की जो वैल्यू है हाइट वेरी लेस देन, मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। नोट करिएगा, जो आपने इस अर्थ सरफेस से h हाइट पे मास रखा है, जो ये h की वैल्यू है, अगर बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत छोटी है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, तो फॉर्मूला क्या बनता है? उस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान से देखिएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? वो होता है जी डैश इज इक्वल्स टू, बोलिए, जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। क्लियर? इस फॉर्मूले को सबसे पहले नोट करिए, हमेशा नहीं लगाना है इसको तभी लगाना है जब आपका मास का जो हाइट होगा मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। और बेसिकली ज़्यादातर ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। भाई आप बताओ, अर्थ के सरफेस से किसी मास को कितनी दूर तक ले सकते हो? बोलिए, 100 मीटर, 150 मीटर? आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी? 200 मीटर, 300 मीटर? अरे 1 किलोमीटर मान लो, 2 किलोमीटर मान लो। भाई 2 किलोमीटर हाइट, सिर्फ 2 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? बोलिए, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है किलोमीटर में? 6400 किलोमीटर। बोलिए, इतना ज़्यादा रेडियस ऑफ अर्थ, उसके सामने ये पुचुक सी हाइट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आप सोच रहे होगे बिल्डिंग बहुत बड़ी लग रही है, हाइट बहुत बड़ी है। भाई अर्थ के सरफेस से जरा ऊपर जाओ, तुम स्पेस से देखो, वो बिल्डिंग एक कीड़ा लगेगी। क्या लगेगी? एक बहुत ही पॉइंट साइज, बहुत कम हाइट होगी उसकी, आपको सिर्फ लग रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मतलब कहने का यह है, अगर आपकी हाइट की वैल्यू वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, और ज़्यादातर ऐसा होता भी है। क्लियर हो रही बातें? आपकी हाइट इस अर्थ सरफेस से बहुत दूर नहीं रखी है, समझ रहे हो, पास में रखी है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। अब आप कैसे ये सोच रहे होगे कि ये -2 की जो पावर थी ये कहाँ से उठ करके यहाँ पे -2 आ गया है? अरे ये कहाँ से आया? तो भैया आपने लगता है मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से यहाँ कैसे आया आइए समझाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, समझिएगा 1 प्लस एक्स है और इसकी पावर -n है, ठीक है। और अगर मान लें जो x की वैल्यू है, क्या x की वैल्यू है मच लेस देन 1 है, 1 से बहुत छोटी है, 0.1 कहीं 0.2, बहुत छोटी है। बोलिए 0.02, इतनी छोटी, बहुत छोटी 1 से। तो उस केस में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल
थ्योरम लगा सकते हैं जो क्या कहती है, आइए ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू इस 1 से बहुत छोटी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। आपने पढ़ा था जो भी पावर होती है इस x के आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है विथ साइन। माइनस एन था तो आगे भेज दिए माइनस एन एक्स हो गया। बोलिए 1 माइनस एन एक्स, ये बन गया। उसी तरह जरा ध्यान से देखिए 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एच की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो बोलिए रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, तो भैया ये जो वैल्यू है एच अपॉन आर ई, ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत छोटी होगी, मच मच लेस देन 1 होगी। तो उस केस में हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लगा के ये जो -2 है उसको आगे भेज सकते हैं मल्टीप्लाई में। वही तो किए, 2 आ गया मल्टीप्लाई में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये फील आया कि नहीं, बोलिए बच्चों, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब देखिए ये दो फॉर्मूले तो पहले आप यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जाए हाइट कम हो ज़्यादा हो लगा दो, ऑलवेज वैलिड ये दोनों फॉर्मूले। भैया ये एक स्पेशल केस है कि हाइट बहुत कम होगी जब रेडियस ऑफ अर्थ से, तब लगाएंगे। अब ये कैसे सोचोगे, हम कैसे जानेंगे कि कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, कब ये मानेंगे जो हाइट गिवन है मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से लगा के देखना। अगर ऑप्शन में मैच कर जाता है तो ठीक है, बिल्कुल आंसर टिक लगाना। नहीं मैच कर रहा है तो ये फॉर्मूले ऑलवेज वैलिड हैं, चाहे हाइट छोटी हो चाहे हाइट बहुत दूर हो। क्लियर, बोलिए बच्चों। अच्छा एक बात और फील कराना चाहूँगा, ये हाइट आपने h मान ली अर्थ के सरफेस से। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने इस मास को नीचे उतार लाए, बोलिए नीचे उतार लाए, उस केस में h की हाइट 0 हो जाएगी। बोलिए पहले दूर रखा था, सरफेस से पास ला गया, सरफेस के पास लिया, सरफेस पर रख दिए तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगी, h की वैल्यू उस केस में 0 हो गई। क्लियर। तो भाई अगर देखिए यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे, अपॉन आर ई है तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो नीचे क्या हुआ, g बाय 1 स्क्वायर, मतलब g ही तो आएगा। g डैश की वैल्यू क्या होगी, g ही होगी। और वो तो मैंने आपसे कहा था अगर कोई मास सरफेस पे रखा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी g ही लगेगी। क्लियर। g डैश उस समय क्या होगा, 9.80 होगा जब आपकी हाइट 0 है, मतलब समझ गए। क्लियर। चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप्स टू 64% ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाइट फाइंड करनी है अबव द अर्थ सरफेस जब हमारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप होकर के रिड्यूस होकर के कितनी हो गई है, 64% ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। इसका मतलब क्या है कि जब आप अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर जाओगे, जितनी हाइट ऊपर जाते जाओगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती जाएगी, ड्रॉप होती जाएगी, कम होती जाएगी। उस समय हमें हाइट निकालनी है जिस पॉइंट पे हमारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप होकर के रिड्यूस होकर 64% ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस हो गई है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है। अच्छा नोट करिएगा यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो g डैश है, जब हम अर्थ सरफेस से किसी h हाइट ऊपर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी, उसको मान लेते हैं g डैश। और उसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में ही हिंट बोला है, वेयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्रॉप्स टू 64%। क्या हो गई है, ड्रॉप होकर के 64% हो गई है। इसका मतलब क्या है, आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 64% ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, उसकी 64% हो गई है, यानी कि g के बराबर हो गई है। 64% ऑफ g। भाई अर्थ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, g होती है, उसकी 64% हो गई है। क्लियर, h हाइट पे,
उस समय वो हाइट निकालनी है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपने जी डैश का बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकालते थे याद करिए। वो होता था जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ से आप दोनों जी डैश की वैल्यू को इक्वेट कर दो, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कहोगे जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हो गई जी डैश की वैल्यू, यहाँ से जी डैश के बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64 अपॉन जी इंटू जी। बोलिए 64 अपॉन 100 इंटू जी हो गया। क्लियर? यहाँ पे देखिए जी से जी मर जाएगा, इक्वल टू में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चीज़ को नीचे से इधर भेज दो ऊपर, और 64/100 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कहोगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। बोलिए इसको इधर भेजोगे तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 100/64 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ से क्या कहोगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाने के लिए राइट साइड क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या 1 प्लस एच अपॉन आर ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/8। क्लियर? 100/64 का अंडर रूट ले लो, ये वैल्यू आएगी। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके पास क्या आ गया है 1 प्लस एच अपॉन आर ई कितना है 10/8 है। देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या कहोगे एच अपॉन आर ई, 1 को आप राइट साइड भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। बोलिए एच अपॉन आर ई क्या होगा 10/8 माइनस 1। तो यहाँ से आप 10/8 माइनस 1 जब करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2/8 आएगी। कितनी आएगी 2/8 आएगी। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ रही है ज़रा ध्यान से देखिए, ये आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से आप कहोगे आर ई अपॉन 4, h कितना आएगा आर ई अपॉन 4, रेडियस का 4 टाइम्स कम। h कितना आ रहा है रेडियस का 4 टाइम्स कम, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ h आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है r के टर्म्स में दिए हैं, आर ई के टर्म्स में नहीं दिए हैं। तो आप भैया यहाँ पे आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे आर क्या है ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब सेम है। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा r/4, ये ऑप्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? इस क्वेश्चन में एक और खेल हो सकता था, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या बन सकता था, सिर्फ हल्का सा चेंज होता। पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, पक्का? अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा होता, ड्रॉप्स 2 ना लिख करके क्या बोलता, 2 ना लिख करके क्या बोलता, बाई लिखा होता, ड्रॉप्स बाय 64%। तब क्या करते, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तब वहां पे जी डैश की वैल्यू ये ना होती, क्या रखते हम तब जी डैश की वैल्यू, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मिटा दें? देखिए बच्चों, अगर यहां पे लिखा होता ड्रॉप्स बाय, क्वेश्चन में बोलिए ड्रॉप्स बाय 64% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। अब देखिए तब जी डैश वैल्यू कैसे निकालते, ये हो जाता जी माइनस जी 64%। क्लियर? जरा ध्यान समझिएगा, जी डैश की वैल्यू ये क्यों होती। तब देखिए यहां पे लिखा है जी ड्रॉप्स बाय, अगर लिखा होता ड्रॉप्स बाय, जब भी बाय लिखा होता है तो उसके केस में क्या करते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। तो देखिए बच्चों जी डैश की वैल्यू क्या होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे जी होती, उसमें से कुछ कम हो गया, कितना 64% ऑफ द ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अरे भाई 64% ऑफ जी, यही तो लिखा है ये, ठीक है। और क्या करते, अर्थ सरफेस की ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ सरफेस पे लगती है जी, उसमें से माइनस करना पड़ता, कितना 64% ऑफ दैट जी, अगर बाई लिखा होता तो। क्लियर? और अगर यहां पे 2 लिखा था तो आपने सीधे क्या करना है 64% ऑफ जी। क्लियर? पक्का समझ गया कि समझ गए?
टू और बाई का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे आप अगर ड्रॉप्स बाय लिखा होता जी डैश की वैल्यू ये रखते, सॉल्व करते जी डैश की वैल्यू तब यहाँ रखते, फिर एच की वैल्यू निकालते। पक्का समझ गए? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था। चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। आइए एक्सप्लेन करते हैं आपको डायग्राम में हमसे क्या कह रहा है। हमारे पास यहाँ पे अर्थ है जिसका मास me है, रेडियस ऑफ अर्थ re है, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक पंखुड़ी नाम की लड़की बैठी है। मान लेते हैं क्या, पंखुड़ी नाम की लड़की बैठी है, और उस अर्थ सरफेस के ऊपर उसका वेट कितना गिवन है, 27 न्यूटन एक्ट कर रहा है। हमने क्या किया है, इसी सेम लड़की को, पंखुड़ी को दूसरे प्लैनेट के ऊपर बैठा दिया गया है। सेम गर्ल है हमारे पास पंखुड़ी, उसको हमने दूसरे प्लैनेट के सरफेस पे बैठा दिया गया है। इस प्लैनेट के ऊपर जब आप बैठा दोगे तो भैया पंखुड़ी पहली बात तो गुस्सा आ जाएगी, कहेगी हमको छेड़ रहे हैं इधर से उधर, पहले भाई नीक नीक यहाँ अर्थ पे बैठे थे, बढ़िया दूसरे प्लैनेट मार्स पे बैठा दिए, जुपिटर पे बैठा दिए, किसी भी प्लैनेट पे बैठा दिए मान लीजिए, ठीक है। उस समय उस पंखुड़ी का वेट कितना एक्ट कर रहा होगा जब वो उस प्लैनेट के सरफेस पे बैठी होगी। हमको यहाँ पे डब्ल्यू डैश निकालना है। अच्छा नोट करिएगा भैया, जो पंखुड़ी है उसका मास तो चेंज नहीं होगा, जितना अर्थ के सरफेस पे था उतना ही दूसरे किसी प्लैनेट पे होगा। मास चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है क्या होता है, वेट चेंज होता है। क्लियर? अच्छा हमको यहाँ पे कुछ बातें भी गिवन है। मास ऑफ द प्लैनेट MP कितना है, me/3, रेडियस ऑफ द प्लैनेट RP कितना गिवन है, RE/2 बेटा। अच्छा अगर हम आपसे पूछें भाई अगर ये पंखुड़ी अर्थ के सरफेस पे बैठती तो हम वेट कैसे निकालते, बोलिए W=mg से निकालते। इस पंखुड़ी के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या कह लो ग्रेविटी कितनी लगती, G लगती। इस समय इस पे क्या लगता, ग्रेविटी बच्चों G लगती, और इसका मास मान लेते हैं कुछ m था, तो मास इनटू ग्रेविटी mg, ये वेट एक्ट कर रहा होता है, ऐसे निकालते। भाई यहाँ पे देखिए मास इसका m ही रहेगा। इस समय में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि भैया प्लैनेट चेंज हो रहा है, उसका मास चेंज होगा, उसका रेडियस चेंज होगा, तो इस प्लैनेट के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पंखुड़ी के ऊपर जो लग रही होगी वो भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं वो कितनी होगी, G' होगी। तो भैया वेट कैसे निकालते हैं इसके सरफेस पे, मास इंटू ग्रेविटी। बोलिए बच्चों कैसे निकालते हैं, W' क्या होता, M इंटू G'। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, W' को W से डिवाइड कर देंगे। क्या नोट करिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, W' को W से डिवाइड कर देंगे। अच्छा तो देखिए बच्चों, जब आप mg'/mg करोगे तो mm मास कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है, मास इक्वल ही रहेगा। तो आप कहोगे ये आपका जगह G'/g आ जाएगा। बोलिए बच्चों ये बात आई समझ में? अच्छा फिर यहाँ से आप कहोगे क्या आ जाएगा, देखिए G' क्या होगा, ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट के सरफेस पे। G' कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों इसका जो तरीका होता है, G' मास अपॉन क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है सरफेस के लिए। बोलिए भाई मास किसका है, प्लैनेट की बात हो रही ना, तो यहाँ पे MP लिख दीजिए और R की जगह यहाँ पे RP लिख दीजिए। क्लियर? अच्छा और आपको पता है G जो अर्थ पे लगता है वो कैसे निकालते हैं, वो तो आपको पता ही है, GME/RE का स्क्वायर, खत्म बात। क्लियर? पक्का? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, G' और G की वैल्यू पुट करिए, काम तमाम करिए। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से देखिए, G' कितना है, GMP/RP²। कितना है, GMP/RP का स्क्वायर अपॉन G कितना है बच्चों, GME/RE का स्क्वायर कितना है, GME/RE का स्क्वायर। यहाँ से G कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखिए एक तो हो जाएगा MP/ME,
क्या हो जाएगा, MP अपॉन ME, ये हो जाएगा एक तो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा RE का स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा RE का स्क्वायर अपॉन RP का स्क्वायर, या आप टोटल होल पे स्क्वायर लिख लो। क्लियर। यहां से वैल्यूज पुट कर दीजिए, जरा देखिए MP की वैल्यू और RP की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो MP कितना है, ME/3 कितना है, ME/3, और नीचे ME पहले से है, इनटू RE अपॉन RP, RE अपॉन RP, RE अपॉन RP की वैल्यू कितनी बताइए, RE/2 कितनी है, RE/2 है, होल पे स्क्वायर भी है। अच्छा देखिए ME मर जाएगा, RE मर जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये जो नीचे 2 है ये ऊपर जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कितनी आ गई आपकी, बोलिए W' की वैल्यू कितनी आ गई, W' अपॉन W कितना आ गया, 4/3 आ गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देखिए इसके आगे आप कह सकते हो यहाँ पे W' कितना हो जाएगा, W इंटू 4/3, W को इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो W' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू 27 गिवन है, इंटू 4/3, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 9 जा, 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 न्यूटन आ जाएगा। बोलिए 36 न्यूटन। यहाँ से आपको W' की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 36 न्यूटन। क्लियर हुई बात कि नहीं, इतना वेट लग रहा होगा। बोलिए बच्चों, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं कुछ और चीजें। तो बच्चों अब तक हमने आपको पढ़ाया था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं एट सरफेस ऑफ अर्थ, उसके लिए फॉर्मूला भी डराइव किया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था अगर हम इस अर्थ के सरफेस से h हाइट दूर जाते हैं और वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला डराइव किया था। अब हम क्या करेंगे, इस अर्थ के सरफेस से बिलो जाएंगे, इनसाइड अर्थ जाएंगे और वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डराइव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस क्या होगी। आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हमें इस अर्थ सरफेस के बिलो जा करके एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अर्थ के सरफेस में एक छोटा सा होल क्रिएट करना पड़ेगा, एक गड्ढा करना पड़ेगा और एक छोटे से मास को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्मॉल m मास है जिसको मैंने इस अर्थ के सरफेस से छेद करके इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये जो स्मॉल m मास है इस अर्थ के सरफेस से मान लेते हैं स्मॉल h हाइट डीप है, या ये कह लीजिए ये स्मॉल m मास इस अर्थ के सरफेस से h हाइट बिलो रखा है। और अगर मैं बात करूं इस मास के पोजीशन की, तो बेटा हम मान लेते हैं इस अर्थ के सेंटर से ये स्मॉल r डिस्टेंस पे प्लेस है। हमें इस मास के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डराइव करना है जो इस अर्थ के इनसाइड कहीं रखा है, h हाइट बिलो रखा है फ्रॉम द सरफेस। क्लियर। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर काटना पड़ेगा। कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बेटा हमें अर्थ के सेंटर से स्मॉल r रेडियस का एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर काटना पड़ेगा। कैसे, आइए ध्यान से देखिए। तो ये देखिए बच्चों, हमने एक स्मॉल r रेडियस का एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर इस अर्थ के सेंटर से काट लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। क्लियर। इसको आप ऐसे फील करिए, बीच में क्या रखा है, एक सॉलिड स्फीयर और एक ऊपर से शेल है, या कह लो हॉलो स्फीयर है। जैसे आपने लेदर की बॉल देखी कभी, उसको कभी काट के देखिए तो बीच में क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर भरा होता है। बोलिए, सॉलिड सी बॉल होती है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग कैसे लगती है, एक हॉलो स्फीयर की तरह। देखिए जो बाहर का रिमेनिंग रीजन है जिसको मैंने काट के अलग कर दिया, देखिए बीच में तो सॉलिड स्फीयर है और जो बाहर दिख रहा है
एक सर्कुलर पाथ, वो क्या है, एक हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। इसको ऐसे फील करिए, ये मास इस छोटे वाले सॉलिड स्फीयर के, जिसका रेडियस स्मॉल r है, उसके सरफेस पे रखा है, और यही मास स्मॉल m इस हॉलो स्फीयर, देखिए जो हॉलो स्फीयर है उसके इनसाइड रखा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? पक्का समझ गए? अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, तो मैंने बताया था g होती है। फिर जैसे अगर हम अर्थ के सरफेस से h हाइट दूर जाते हैं, वहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। मान लेते थे g डैश आउटसाइड द अर्थ सरफेस। उसी तरह अगर हम इस अर्थ के सरफेस के बिलो जाएंगे, वहां पे भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, g डैश हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं इस स्मॉल m मास पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश लग रही है। तो इस स्मॉल m मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलिए बच्चों, m इंटू जी डैश। बोलिए बच्चों, क्या लग रहा होगा फोर्स? m इंटू जी डैश। तो ये हो गया mg डैश। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मैं पूछूं इस सॉलिड स्फीयर का जो आपने काटा है मास कितना होगा? मान लेते हैं इसका मास m डैश होगा। अब कैपिटल M मत कहना भाई, कैपिटल M तो इस पूरे अर्थ का मास है इनिशियली, उसमें से आपने एक छोटी सी बॉल काटी है, इसका मास कुछ ना कुछ कम होगा ना पहले से, तो मान लिया m डैश हो जाएगा चेंज होकर के। क्लियर? अच्छा, ये mg डैश जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप क्या कह सकते हो? आपने पढ़ा था वो फॉर्मूला F इज टू, बोलिए जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे दो मास कौन है? m डैश और एक स्मॉल m। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? आप कहोगे, बोलिए बच्चों क्या, जी m डैश m अपॉन जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, बोलिए स्मॉल r, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, फिर आप कहोगे यहाँ से g डैश इज टू जी m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? फिर यहाँ पे अगर मैं पूछूं इस m डैश की वैल्यू कितनी होगी? m डैश क्या है? जो आपने एक सेंटर से अर्थ के सॉलिड स्फीयर काटा है m डैश, उसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? आइए ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं इस अर्थ की डेंसिटी रो मान लेता हूं। रो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों, अगर हमें इस m डैश मास की वैल्यू चाहिए तो मास कैसे निकालते हैं? जरा ध्यान से देखिए, मास क्या हो जाएगा? रो यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं m डैश मास है जो हमारा, m डैश जो मास है वो कैसे निकालेंगे? बोलिए बच्चों, रो इंटू वॉल्यूम। तो हम कह देते हैं कि भाई इस सॉलिड स्फीयर की जो डेंसिटी होगी या इस अर्थ की डेंसिटी होगी सेम ही तो होगी, रो ही होगी। तो हम कह सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। नोट करिएगा एक बात बच्चों, आप अर्थ के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि भाई जो अर्थ होता है वो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, सारी की सारी जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर? चाहे इस अर्थ की देखो, चाहे इसके अंदर एक सॉलिड पार्ट की देखो। क्लियर? अच्छा, हमने अर्थ की डेंसिटी मानी रो, तो भैया इस m डैश के लिए भी डेंसिटी कितनी होगी? रो इंटू वॉल्यूम, m डैश निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? इस छोटे से सॉलिड स्फीयर का जिसका रेडियस स्मॉल r है, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों, ये आ गया वॉल्यूम, रख दिया हमने। m डैश की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां पे पुट कर दो, फिर देखिए क्या आगे हो जाएगा। g डैश इज टू जी m डैश की वैल्यू आपको पुट करनी ना, कितनी निकाल ली है? बोलिए, m डैश की वैल्यू कितनी है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, पहले से था नीचे। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आर स्क्वायर
और पावर 3 चली जाएगी, ऊपर सिर्फ एक आर बचेगा। फिर यहाँ से आप कह सकते हो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी रो बोलिए और पाई आर, और आगे देखिए क्या आ जाएगा, 4/3 भी आ जाएगा जी डैश। बोलिए बच्चों जी डैश कितना आ गया, 4/3 जी रो पाई आर। ये आ गई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस मास के ऊपर जो एक्ट हो रही होगी उसका फॉर्मूला आ चुका है इन टर्म ऑफ रो यानी कि डेंसिटी। हमने जो ये फॉर्मूला निकाला है ये डेंसिटी के टर्म में निकाला है। कितना आया, जी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 जी रो पाई आर। इस फॉर्मूले को चलिए साइड में पहले एक बार लिख लेते हैं ऊपर, जी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 जी रो पाई आर। ये फॉर्मूला हमने डराइव कर लिया है इन टर्म ऑफ रो यानी कि डेंसिटी के टर्म में। मगर ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा फेमस नहीं है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो वाले टर्म को, डेंसिटी वाले टर्म को हटा करके मास ऑफ अर्थ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर्मूले में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे पूछें रो की वैल्यू कितनी होगी, भाई रो यानी कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इस बात करें इस अर्थ की डेंसिटी की, वो हमने रो मानी है, कैसे निकालेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अच्छा मास ऑफ अर्थ कितना है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम ना लिख करके हम एम ई लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, क्लियर। अच्छा बच्चों, अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या देखिए, रेडियस कैपिटल आर है तो भैया इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलिए बच्चों 4/3 पाई आर ई का क्यूब। क्लियर बच्चों, आर ई हमने रेडियस मान लिया, आर कैपिटल रेडियस माना था, उसकी जगह हम आर ई लिख लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ से आप डेंसिटी जो आपने निकाली है रो की वैल्यू, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। आइए फिर क्या होगा, यहाँ से हम कहेंगे जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 जी रो की वैल्यू कितनी है बच्चे, एम ई अपॉन, बोलिए एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई की पावर 3 बच्चों, और मल्टीप्लाई में क्या था, पाई आर भी था। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए जो फॉर्मूला आएगा जी डैश का जी डैश का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, वो आएगा जी एम ई आर अपॉन, बोलिए आर ई का क्यूब, क्या आएगा, आर ई का क्यूब। ठीक है, ये आ गया जी डैश का फॉर्मूला, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इस मास के ऊपर लग रहा होगा जी डैश, उसकी वैल्यू आ गई है जी एम ई स्मॉल आर अपॉन आर ई का क्यूब। ये आ गया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, बोलिए इन टर्म ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर, ये फेमस फॉर्मूला, इसको नोट करिए पहले तो, बोलिए बच्चों इसको लर्न कर दिए। चलिए इसको साइड में लिखते हैं, पहले क्या आया है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब। ठीक है, ये हमारा फेमस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब। क्लियर, चलिए ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी होगी, ज़रा ध्यान से देखिए। क्या पहले ये कॉपी कर लीजिए, हो गया, मिटा दें, बोलिए हो गया क्रिएट। अब आइए ज़रा ध्यान से देखिए, हमने जो लास्ट में फॉर्मूला डराइव किया था वो क्या था बच्चों, कितना आया, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई आर अपॉन आर ई का क्यूब, ये था। ध्यान से देखिए, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे जी एम ई की वैल्यू कितनी होगी, ये जो आप देख रहे हैं टर्म जी एम ई, इसकी वैल्यू
क्या हम पुट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं इस अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे तो आपने पढ़ा था वो होती है g, और वो g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने पढ़ा था GME अपॉन RE का स्क्वायर। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं। क्लियर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे GME की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, RE का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो G से, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कह सकते हो GME इक्वल्स टू GRE का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से GME की वैल्यू को उठा करके पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। G डैश इक्वल्स टू GME की वैल्यू कितनी है, GRE का स्क्वायर स्मॉल r अपॉन RE की पावर 3। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर RE स्क्वायर है और नीचे क्यूब था, नीचे सिर्फ एक RE बचेगा, तो आप यहां से कह सकते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल्स टू G स्मॉल r अपॉन RE। ये आ गया हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म ऑफ G। इन टर्म ऑफ G, अगर हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस अर्थ के सरफेस पे पता है, वो तो बहुत ही इजी होता है, 9.8 रहती है, ये तो हमें भी पता है। अप्रॉक्सीमेटली सरफेस पे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू 10 मान लेते हैं या 9.8 मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल r रेडियस नहीं, स्मॉल r क्या था, वो मास सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस उसका स्मॉल r अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। कितना आसान फॉर्मूला आ गया। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को भी जरा साइड में लिख लो, ये भी जरूरी है, पक्का। क्या, इधर देखिए ये फॉर्मूला भी आ गया, G डैश इक्वल्स टू G स्मॉल r अपॉन RE। क्लियर। लिखते जाइए जो जो आता जा रहा है, फिर बताते हैं क्या याद करना है, किससे क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए अब हमने यहां पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला डराइव करना है इन टर्म ऑफ h करना है, क्योंकि हमने ये माना था ये जो स्मॉल m मास है इस अर्थ के सरफेस से h हाइट बिलो रखा है, फॉर्मूले में कुछ h जैसा टर्म आना चाहिए, ये फॉर्मूला डराइव करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए जो r है रेडियस यानी कि RE हम मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या है अर्थ का, RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, बोलिए। अरे ये स्मॉल r प्लस h, अरे बोलिए, ये स्मॉल m नीचे से r ऊपर रखा है और ऊपर से h नीचे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा r प्लस h, और वही किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं r प्लस h हो जाएगा। यहाँ से आप स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, बोलिए बच्चों, स्मॉल r इक्वल्स टू RE माइनस h हो जाएगा। इस स्मॉल r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो देखिए क्या हो जाएगा, G डैश इक्वल्स टू G स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखनी है, RE माइनस h अपॉन RE था। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं G डैश कितना आ जाएगा, देखिए G RE एक बार डिवाइड करेंगे RE से तो क्या आएगा, बोलिए बच्चों, वो आएगा 1, फिर माइनस h अपॉन RE। ये भाई RE इन दोनों के डिवाइड में है, तो एक बार RE अपॉन RE की 1 आया, फिर माइनस h अपॉन RE करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे चीज लिख दीजिए h अपॉन RE। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं। क्लियर। ये आ गया आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ हाइट। क्लियर। तो क्या ये सारे फॉर्मूले नोट करने हैं, बोलिए। ये फॉर्मूला भी आ गया आपका कितना, बोलिए, G डैश का इन टर्म ऑफ हाइट कितना, फिर से लिखता हूं ताकि याद हो जाए आपको, G 1 माइनस h अपॉन RE। क्लियर, पक्का। इस फॉर्मूले को पहले सबसे नोट करिए, कॉपी करिए। ये h कुछ खतरनाक बना है, इसको सीधा करो। चलिए, अब क्या याद रखना है मैं बताता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को GME R अपॉन RE का स्क्वायर, RE का क्यूब, आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लो पहले तो। क्या, इस फॉर्मूले को लर्न करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो कुछ है टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको यहाँ पे GME की वैल्यू निकालना हो तो क्या करोगे भाई? सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उस फॉर्मूले को लगा के GME की वैल्यू GRE का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के टर्म में आ रहा है G, अर्थ की ग्रेविटी नहीं, अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी। तो देखिए G के टर्म में आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना GME की वैल्यू, ये आ जाएगा फॉर्मूला। फिर ये फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं करना भाई, स्मॉल r की वैल्यू रख दो, कितनी? RE माइनस एच रखोगे, बोलिए, फिर ये सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मेन फॉर्मूला तो ये है जिससे सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। एग्जाम में सिर्फ वो फॉर्मूले याद रखना होता है जो मेन होता है, जिससे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। हर केस के लिए फॉर्मूले को डराइव नहीं करना है, याद नहीं करना है बच्चों, डराइव करके सीखना है कैसे हो रहा है, मगर याद नहीं करना है। कहाँ तक याद रखोगे? सोचो कितने फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, जो इंपॉर्टेंट होंगे बताते जाएंगे, वो आप बात को पकड़िए बस। क्लियर? पक्का समझ गए? हो गया कॉपी? साइड हो रहा हूं, फिर पढ़ते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आर यानी कि डिस्टेंस। चलिए तो चलिए बच्चों अब प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन G वर्सेस R। हमने सारे फॉर्मूले डराइव कर लिए हैं सॉलिड स्फीयर के लिए या कह लो अर्थ के लिए। तो हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था JEE 2017 मेंस में। क्या बच्चों? JEE 2017 मेंस में एक क्वेश्चन आया था कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन G वर्सेस R फॉर द सॉलिड स्फीयर। आइए देखते हैं हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे फॉर्मूले अब तक जो डराइव किए थे स्फीयर के आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे, सबको लिखते हैं। अगर हम बात करें सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, बोलिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या फॉर्मूले होते हैं? तो आपने पढ़ा था क्या? जरा ध्यान से देखिए। एक है G होता है इक्वल्स टू GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब आइए बात करते हैं, अगर हम इस अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। अबव द अर्थ सरफेस वाला केस, उसमें आपको मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या क्या फॉर्मूले डराइव किए थे, जल्दी बताइए बच्चों। वो था G डैश इक्वल्स टू GME अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। क्लियर? इन टर्म ऑफ r यानी कि डिस्टेंस। अगर हम बात करें h के टर्म में, मान लीजिए हमारा सॉलिड स्फीयर ये था, ठीक है, इससे h हाइट हम ऊपर गए थे और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो h हाइट पे, बोलिए मास m था ना यहाँ पे h हाइट पे, और इस टर्म में अगर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डराइव किया था मैंने, क्या था? G डैश, बोलिए बच्चों क्या होता था? इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था, G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, ये होता था। क्लियर? ये फॉर्मूला भी होता था। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ h हाइट पे। क्लियर? अच्छा, एक और फॉर्मूला होता था जो आपने पढ़ा था कि इफ आपकी जो हाइट है बच्चों मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, तो उस केस में आपने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा करके जो यहाँ पे 2 दिख रहा है पावर, वो h के आगे आ जाती थी, 2h हो जाता था फॉर्मूले में। तो वो क्या था, याद करिए, G डैश इक्वल्स टू, बोलिए बच्चों, G अपॉन 1 प्लस, बोलिए RE, और यहाँ पे 2 लग जाता था। ये फॉर्मूला भी डराइव किया था, ठीक है। मगर ये स्पेशल केस है, हर जगह मत लगाइएगा। जहाँ पे हाइट मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ होगी वहाँ पे लगाइएगा। ये हो गई सरफेस की कहानी, अबव द अर्थ सरफेस। आइए बात करते हैं इनसाइड द अर्थ या कह लो बिलो द अर्थ सरफेस। बिलो वाला केस देखिए, देखिए बच्चों, बिलो वाले केस में हमने जो मास ऑफ अर्थ के टर्म में फॉर्मूला डराइव किया था, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वो क्या था? G डैश इक्वल्स टू GME स्मॉल r अपॉन
आर ई का क्यूब, बोलिए, ये फॉर्मूला था। और एक और फॉर्मूला था इन टर्म ऑफ हाइट, अगर हम पूछें आपसे तो वो क्या था बच्चों? अगर हम एच हाइट अंदर जाते हैं, डीप में जाते हैं इन टर्म ऑफ हाइट, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको डराइव कराया था। वो होता था, बोलिए, जी डैश इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला भी याद करिए। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना भैया, ये अबव हाइट वाला है, इसमें जी अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन आर ई है, 2h है, 2h। मगर नोट करना बच्चों, यहाँ पे 2h नहीं है, सिर्फ h है बिलो वाले केस में, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? अच्छा, आइए अगर हम बात करें प्लॉट करने की, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। ये हमारा सेंटर होगा अर्थ का, देखिए ये सेंटर होगा। अगर मैं पूछूं इस अर्थ के सेंटर पे, एकदम सेंटर पे बात कर रहा हूं, इनसाइड बात नहीं कर रहा हूं, यहां 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 सेंटर की बात करूं बच्चों, तो जी सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी होगी? 0 होगी। अर्थ के सेंटर पे, या कह लो सेंटर ऑफ मास पे, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। बोलिए, अरे नहीं विश्वास हो रहा, नहीं विश्वास हो रहा। देखिए सेंटर का मतलब क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी। बोलिए, अरे भाई अगर आपका पॉइंट यहाँ होता तो कुछ स्मॉल आर की वैल्यू होती, उसको अंदर लाते गए सेंटर पे बैठा दिए तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलिए, बिलो वाली कहानी देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो जी डैश कितना आएगा? 0 आएगा, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 मिलेगी। क्लियर? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कौन सा केस हो जाएगा, जरा देखिए, डॉटेड डॉटेड जो बना रहे हैं, ये हो गया सरफेस की कहानी। क्या हो गया? ये हो गई सरफेस की कहानी, ठीक है। और ये हो गई, अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इनसाइड कहानी, अंदर वाली कहानी। और सरफेस के इधर जाएंगे तो आउटसाइड वाली कहानी, ठीक है। अगर आप इनसाइड हो तो उसके लिए पता है आपको क्या होगा? स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ होगी, ठीक है। आउटसाइड हो तो स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ होगी, ठीक है। ये सब आपको बात पता है। और सरफेस पे हो तो उसका मतलब क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर यानी कि आर ई के बराबर होगी। समझ गया? अच्छा, जरा इनसाइड वाली कहानी देखो, यानी कि बिलो वाली कहानी। इसमें देखो जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या है? और जब भी जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इस केस में ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे डिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बोलिए, सेंटर से जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, दूर जाते जाओगे, बोलिए, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जी डैश की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इनसाइड की कहानी में देखिए, इनसाइड की कहानी में देखिए, G डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। सरफेस पे पहुंच गया। अब सरफेस पे देखिए, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते गए स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम मिलता है। नोट कर लीजिए, सरफेस पे हमको जी मैक्सिमम मिलता है, बताया तो था मैंने, ठीक। अच्छा, सरफेस पे पहुंच गए। अब सरफेस के बाद देखते हैं बच्चों क्या होगा। सरफेस के बाद यानी कि अबव या कह लो आउटसाइड वाली कहानी। जरा यहां ध्यान से देखिए, जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाओगे, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जी डैश कम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, उस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। बोलिए, अच्छा, और किस तरह कम होगी? जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, नहीं आर स्क्वायर है। तो कैसा ग्राफ मिलेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ, कर्व वाला। ये बोलिए, इनसाइड आर की वैल्यू बढ़ी तो जैसे जैसे बढ़ेगी जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सरफेस पे मैक्सिमम हो गई, फिर सरफेस से दूर जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। क्लियर? ये था ओवरऑल पूरा ग्राफ। पक्का? एक बात नोट करना, अर्थ के सेंटर की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 मिलेगी।
पक्का? ठीक है, अर्थ के इनसाइड पॉइंट की बात नहीं कर रहा कि यहां कह दो 0 मिलेगी, यहां कह दो 0 मिलेगी, यहां कह दो 0 मिलेगी। उसके लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे GMER/RE का स्क्वायर। समझ गए? चलिए कॉपी करिए, साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। फाइंड वेट ऑफ पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो अर्थ सरफेस इफ वेट ऑफ पर्सन इज 100 न्यूटन एट सरफेस ऑफ अर्थ। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कोई पर्सन है, उस पर्सन का वेट अर्थ के सरफेस पे 100 न्यूटन है, और हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ दैट पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो द अर्थ सरफेस। हमें उसी पर्सन का वेट कैलकुलेट करना है जब हमने उस पर्सन को अर्थ के सरफेस से r/2 डेप्थ बिलो रख दिया है, उसका वेट उस जगह पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर पर्सन अर्थ पे है तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते? m इंटू जी, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसकी g लग रही होगी, मास मान लेते हैं उस पर्सन का m होगा, तो m इंटू जी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द पर्सन एट अर्थ सरफेस। ऐसे कैलकुलेट करते। अगर हम पूछें कि उसी पर्सन को हमने अर्थ के सरफेस से बिलो रख दिया है, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती, तो उसका वेट भी चेंज हो जाता। तो मान लेते हैं जब हमने उसको बिलो रख दिया अर्थ के सरफेस से, तो वेट हो गया W', मास अभी भी सेम रहेगा, और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लग रही होगी? चेंज हो जाएगी, जी की जगह G' हो जाएगी, तो mg' क्या हो जाएगा? उसका वेट हो जाएगा। बोलिए W'। तो हमें यही W' निकालना है। बोलिए बच्चों, W' क्या है? वेट ऑफ द पर्सन बिलो द अर्थ सरफेस, और कितनी डेप्थ पे रखा गया है? r/2 पे। क्लियर? अच्छा देखिए, अगर हमें यहाँ पे G' की वैल्यू पता चल जाए, बोलिए बिलो द अर्थ सरफेस वाली, तो बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। ये कौन सा केस है? बिलो वाला केस है। तो उसमें आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा था, G' इक्वल्स टू GME/r/3 ये होता था, इन टर्म ऑफ r होता था। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है द वेट ऑफ द पर्सन एट डेप्थ r/2 बिलो द अर्थ सरफेस। ये हमसे कह रहा है अर्थ के सरफेस से कितनी डिस्टेंस नीचे रखा गया है? बिलो r/2, यानी कि हमें h के टर्म में वो वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? बिलो द अर्थ सरफेस h के टर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था, बताइए बच्चों, G' इक्वल्स टू G ब्रैकेट में 1 - h/re, ये होता था। अब आप कहोगे हमने तो ये रटा नहीं था सर, आपने ये याद करने को बोला था। कोई दिक्कत नहीं है, अरे यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे बड़े आराम से। कैसे? आपको मैंने बताया था GME क्या होता है? बोलिए GRE² होता है। स्मॉल r क्या होता है बच्चों? क्या होता था? याद है कि नहीं याद है? RE - h होता था, अपॉन में क्या है? RE⁻³ है। बस यहाँ से ये फॉर्मूला सॉल्व कर लो, आ जाएगा। देख लो, RE² कट गया, नीचे क्यूब कट गया, एक RE बचा है। RE को RE से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -h/r आ जाएगा। बोलिए -h/re आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला आ रहा है, G ब्रैकेट में 1 - h/re। क्लियर? रटना नहीं है, बस एक फॉर्मूला पढ़ो, उसी से सब बनाओ। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस पर्सन को कितनी डेप्थ पे रखा गया? h/2 बिलो रखा गया है, यानी कि ये हमको यहाँ पे हाइट गिवन है। कितना बिलो रखा गया है? r/2 गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पे h की वैल्यू r/2 पुट कर दीजिए। बोलिए बच्चों, समझ गए? देखिए, अगर हमसे क्वेश्चन में r लिखा है ना, re नहीं लिखा है, उसकी जगह हम यहाँ पे re लिख रहे हैं, तो r लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अर्थ RE से नहीं दिखाता है, कैपिटल R से दिखा रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल R के फॉर्म में फॉर्मूला लिखी, कोई दिक्कत नहीं यार। चलो लिख दो यहाँ से हम कह देंगे G' इक्वल्स टू G ब्रैकेट में 1 - h, h कितना है? r/2 है, अपॉन में r पहले से था, r से r मर जाएगा, बचेगा कितना बच्चों? देखिए 1 - हाफ। बोलिए कितना बचा होगा? 1 - हाफ बचा है, हाफ आएगा, और हाफ को मल्टीप्लाई करोगे G से तो कितना आ जाएगा? G/2 आ जाएगा। क्लियर? तो G' क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर्सन पे जो लग रही होगी बिलो द अर्थ सरफेस, कितनी लग रही होगी? G/2।
कितनी लग रही होगी, g/2। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर दो बस। सरफेस पे जो थी और बिलो द अर्थ सरफेस थी, यहाँ से आप कहोगे मास से मास कट जाएगा, फिर आप कहोगे W अपॉन W डैश इज इक्वल्स टू G अपॉन G डैश। W क्या है, वेट ऑफ अर्थ एट अर्थ सरफेस। बोलिए W क्या है, वेट ऑफ पर्सन एट अर्थ सरफेस। कितना था, 100 न्यूटन रख दिए, अपॉन W डैश निकालना है, इज इक्वल्स टू G। G क्या होगा बताइए, अर्थ के सरफेस पे हम मान लेते हैं G ही तो होता है, लेके रहने दो G के टर्म में, यहाँ G लिख दिया, अपॉन G डैश कितना आया है, G/2 आया है। कितना आया है, G डैश G/2 आया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से G से G मर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बोलिए यहाँ से आप वेट कह दोगे कितना आ जाएगा, W डैश वो आ जाएगा, इसको इधर हाँ 100/2 आ जाएगा। इसका मतलब W डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। कितनी आ गई, 50 न्यूटन आ गई। अरे 2 को डिवाइड करो भाई, 50 आएगा कि नहीं आएगा, खत्म बात। क्लियर, W डैश कितना आ गया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 50 न्यूटन आ गया। क्लियर, बोलिए पक्का समझ गया कि नहीं समझ गए, पक्का बोलिए बच्चों। एक और तरीका है, एक और तरीका जिससे हम चुटकी बजाते सॉल्व करते, इतना सब कुछ करना ही ना पड़ता। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो भाई मुझसे, कुछ तो फायदा लोगे, इतना लंबा मेथड क्यों देखना। आओ एक और मेथड देखो, जरा यहाँ देखो ध्यान से, हो गया तरीका। अब देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीका, ट्रिक। देखिए बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, G डैश किस पे डिपेंड कर रहा है, R डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। G डैश R डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, अगर R यानी कि बोलो R यानी कि देखिए हमने क्या किया, डिस्टेंस को R/2 कर दिया, R/2 किया। अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे, बोलिए R की वैल्यू को आधा करोगे, R/2 करोगे, तो ये G डैश भी आधा हो जाएगा। किसके आधा, जो सरफेस पे था, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, G/2 हो जाता। डायरेक्टली कह सकते थे यार, ये जो G डैश निकाले हो कितना आया, G/2 आया। डायरेक्टली भी तो कह सकते थे, नहीं समझे, क्लियर हुई बात कि नहीं। बोलिए G डैश G/2 आएगा, खत्म बात। अर्थ के सरफेस पे G था, आपने अर्थ के सरफेस पे आधे डिस्टेंस पे ले आओ, रेडियस के आधे डिस्टेंस पे ले आओ, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगी, आधी लगेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर ये आधा होगा तो G डैश भी आधा हो जाएगा, किसका, सरफेस का। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। चलिए कॉपी करिए, फिर करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, एक बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ सर्टेन हाइट, एट अ सर्टेन हाइट above earth's surface the gravitational acceleration is 81% of its value at surface. Find height above the earth's surface. हमें क्वेश्चन में वो हाइट निकालनी है above the earth surface जिस हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 81% ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे जो मिलती है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए वीडियो को ईमानदारी से पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखने से, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हो गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हमारे पास एक अर्थ होगा, मान लेते हैं उस अर्थ का मास ME है, उसका रेडियस RE है। इस अर्थ के सरफेस से H हाइट पे, बोलिए बच्चों H हाइट पे, क्या H हाइट पे एक कोई पॉइंट होगा। पॉइंट की जगह हम मान लेते हैं मास कोई रखा होगा, ठीक है। H हाइट पे कोई मास होगा स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m मास होगा। कितनी हाइट पे, अर्थ के सरफेस से हमने H हाइट मान लिया है। अब इस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लग रही होगी, बोलिए G डैश लग रही होगी। कितनी लग रही होगी, G डैश। भाई अर्थ के सरफेस पे G होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ,
बोलिए बिलो जाओ तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होकर के जी डैश हो जाती है, तो मान लेते हैं जी डैश है। और एच हाइट पे हमको यहाँ पे जी डैश गिवन है कितना, 81% ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे जी होती है और उसी का 81% हमसे कह रहा है, वो है जी डैश। तो क्या हो जाएगा, 81% ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस, जो जी होती है। क्लियर? बोलिए बच्चों, ये हमारी इस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश इतनी लग रही होगी। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछूं इस मास के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, आप कहोगे, बोलिए कितना लग रहा होगा, एम जी डैश। बच्चों कितना लग रहा होगा, एम जी डैश लग रहा होगा। क्लियर? अच्छा, देखिए बच्चों, यहां पे जो आप कहोगे एम जी डैश है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था बताइए बच्चों, क्या पढ़ा था कि भाई ये अर्थ इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा किस फोर्स से, कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए जी m1 m2, एक हो गया मास me और एक हो गया मास स्मॉल m, तो हम कहेंगे जी me m अपॉन डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखिए आर ई रेडियस प्लस एच हाइट, तो आप कहोगे डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, उसका स्क्वायर कर देंगे डिस्टेंस का। क्लियर? यहां से आप m को m मार दोगे, बोलिए। अच्छा, अब जरा देखिए यहां पे जी डैश की वैल्यू कितनी है आपने रखनी है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 0.81 जी। ठीक है, यहां से उठा करके यहां रख दो, तो आप कहोगे 0.81 जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। अब ये जरा ध्यान से देखिए, जी एम ई, इसको क्या रख सकते हैं, जी एम ई क्या होता है। अगर मैं पूछूं अर्थ के सरफेस पे, क्या अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं, तो आप क्या कहोगे, याद है कि नहीं याद है, बोलिए बच्चों, कैसे निकालते थे, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही तो होता था। क्लियर? यहां से हम क्या करेंगे, इस स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहां जी पुट कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए देखिए पहले लिख देते हैं। यहां से आप कहोगे जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए स्मॉल जी की वैल्यू, यहां से जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए 0.81 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, देखिए जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जी एम ई मर जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए लेफ्ट साइड, यहाँ पे है 0.81 और इसको आप क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे इसको ये भी तो लिख सकते हैं 0.9 का स्क्वायर 0.81 को, तो यहाँ पे देखिए क्या है 0.9 का स्क्वायर और यहाँ पे आर ई का स्क्वायर, तो क्यों ना एक साथ लिख दें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों, बोलिए 0.9 अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, बात तो वही है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है अपॉन क्या हुआ, देखिए आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप जब अंडर रूट लोगे, बोलिए बोथ साइड अंडर रूट ले लोगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जब आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो सिंपली, चलो देखो यहाँ से आप कहोगे 0.9 अपॉन आर ई इक्वल्स टू 1 बाय आर ई प्लस एच मिलेगा। ठीक है, बोलिए फिर यहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये जो नीचे दिया है आर ई प्लस एच, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, तो क्या हो जाएगा 0.9, बोलिए ये हो जाएगा 0.9 आर ई प्लस 0.9 एच हो जाएगा, और ये आर ई को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में इक्वल टू में 0 हो जाएगा, सॉरी आर ई हो जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, 0.9 आर ई और यहाँ पे लिखा है आर ई, इसको इधर से इधर भेज देंगे
राइट साइड तो क्या हो जाएगा, आर ई माइनस 0.9 आर ई, तो आप कहोगे, बोलिए 0.9 एच इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, 0.9 आर ई माइनस आर ई, बोलिए आर ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 आर ई, ठीक है, बोलिए क्लियर। फिर यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है भैया, एच निकाल सकते हो, एच इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा 0.1 आर ई, आर ई की वैल्यू यानी कि वही रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर कितना है 64 किलोमीटर, सॉरी 6400 किलोमीटर, तो आप कहोगे 64 आर ई की वैल्यू रख दी अपॉन 0.9 है, अपॉन 0.9 है बच्चे, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ से पॉइंट हटाओगे, क्या बचेगा 6400 अपॉन 9 बचेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 7, देखिए 7 आ गया, कौन सा ऑप्शन हो सकता है जरा देखिए, पहला कोई ऑप्शन है, हाँ 7 ये होगा। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, यही आएगा 711 किलोमीटर आएगा, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया है, क्लियर। इसको इसे डिवाइड करिए, कितना आएगा 711 किलोमीटर, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो किन बच्चों का आंसर सही था कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ईमानदारी से, क्लियर। बोलिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल मेथड भी था, मगर इस मेथड से करोगे तो एक फील मिल रहा है कि एम जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, एक बहुत ही अच्छा फील मिल रहा है, मगर चुटकी बजाते हुए सॉल्व करना है, सिंपल करना है। और भी तरीके हैं, देखिए एक और तरीका था, बता सकते थे, कॉम्पिटिशन के लिए लगा देना ये भी। बोलिए जी डैश इक्वल्स टू क्या होता है, एच हाइट पे जी डैश हमको क्या मिलता है, बोलिए हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, वो था जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यही तो होता था। आपको यहाँ से एच निकालना है, जी डैश आपको पता है 0.81 जी रख देना जी डैश की वैल्यू, ठीक, और जी को जी ही रहने देना ताकि जी जी कट जाए आगे चल के, और यहाँ पे आर ई कितना रखोगे 6400, बाकी सॉल्व कर लेना, एच की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन, चलिए हो गया, साइड हो रहे हैं, फिर करते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और तब तक सॉल्व करते रहिएगा जब तक आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से जब आप 4 किलोमीटर उसके डीप जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो कितना परसेंटेज ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन में हमसे ये निकालने को कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज इन जी। बच्चों कितना ग्रेविटी में डिक्रीज कर गया उसका परसेंटेज निकालना है। नोट करिएगा, जब भी हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू कितना डिक्रीज कर गई अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अच्छा एक बात बताइए, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, हम जी मानते हैं। अर्थ के सरफेस से चाहे ऊपर जाओ, चाहे अर्थ के सरफेस के डीप में जाओ, बिलो जाओ, वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम अर्थ के सरफेस से बिलो जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। कितना डिक्रीज करेगी, सरफेस पे होती है जी, और अर्थ के सरफेस के अंदर कितनी होती है, मान लीजिए जी डैश, हाँ या ना। तो हम कह सकते हैं कितना डिक्रीज कर गई वैल्यू ऑफ जी, जी माइनस जी डैश, क्लियर। अर्थ के सरफेस पे जी होती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या उसके बिलो में जाओ, वहाँ पे डिक्रीज होकर के कितनी हो जाती है, चेंज होके जी डैश। तो कितना डिक्रीज की, जी माइनस जी डैश अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी, कितनी होती है सरफेस पे, जी होती है। अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, क्लियर। अब या तो आप यहाँ पे जी डैश की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे बताइए बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जी डैश कैसे निकालते हैं, जब भी हम अर्थ के सरफेस से डीप में जाते हैं, बिलो जाते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपॉन आर ई, क्लियर। अब या तो आप यहाँ से
जी डैश की वैल्यू निकाल करके लाओ इन टर्म ऑफ जी, और भैया यहाँ पे पुट करो। ये एक बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्यों ना ऐसा करो कि इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा अरेंज कर लो। कैसे करेंगे आइए ध्यान से देखिए। यहाँ से हम कह सकते हैं जी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के, तो हो जाएगा जी माइनस जी एच अपॉन आर ई बच्चों। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं, बोलिए जी डैश माइनस जी क्या हो जाएगा? अरे इसको इधर भेजे और इसको इधर भेजे, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? जी डैश माइनस जी। बोलिए जी डैश माइनस जी नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए बताइए बच्चों? हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे जी माइनस जी डैश चाहिए। तो इस जी डैश को इधर भेज दो तो हो जाएगा जी माइनस जी डैश, और इसको इधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी एच अपॉन आर ई बच्चों। क्लियर? अब जरा देखिए कुछ कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? अगर मैं बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और जी से डिवाइड कर दूं, बोलिए मेरी बात, अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं? जी से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बन जाएगा काम। देखिए यहां से हम कह सकते हैं क्या? जी माइनस जी डैश, बोलिए बच्चों ये था। अगर मैं यहां पे जी से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पे भी यही करता हूं, क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, जी एच अपॉन आर ई ये था, जी से ही डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? बोलिए बच्चों अब जरा ध्यान से देखिए, ये चीज क्या बन गई है? यही सेम चीज तो बन गई है, परसेंटेज डिक्रीज ऑफ जी। क्लियर? अब यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट साइड वैल्यू आ जाएगी, जी से जी मर जाएगा, एच की वैल्यू पता है 4 किलोमीटर डीप रखा है, रख दिया। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको पता है, किलोमीटर में कितना होता है? 6400 होता है, इंटू 100 कर दीजिए यहाँ पे। बोलिए, तो यहाँ से आप परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा? 100 से ये 2 0 चले गए, 1/64 कितना आएगा? बोलिए, ये आ जाएगा 1/16 बच्चों। कितना आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज? बोलिए, यहाँ पे आप कहोगे 1/16 आ गया, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि आपका परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है? 1/16, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें आपने सीखा, अगर आप अर्थ सरफेस पे हैं और अर्थ सरफेस से अगर आप दूर जाते हैं या अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन होता है, कैसे चेंज हो जाती है, ये सारी बातें की हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन मैंने पूरे कराने की कोशिश की थी। ये आपसे मैंने वादा भी किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में ही, और आई होप मैं उस वादे पे खड़ा हो चुका हूँ। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, बस ये मेरे एंड से तो टॉपिक ख़त्म हो चुका है, मगर आपके एंड से टॉपिक तभी ख़त्म होगा जब आप अपने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो के नोट्स खुद से बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे और अपनी बुकलेट से या स्कूल की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऑल टीचर आर बेस्ट। बस अटैचमेंट की बात होती है आपकी और हमारे दिल की, जो वो है मुझे पता है। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।